हेलो एवरीवन, मैं महनाज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हमारे साथ हैं जिशान। और जिशान जो है वो मुर्शिदाबाद से बीएड कर रहे हैं, जी मुर्शिदाबाद बंगाल में। तो इनका सिलेक्शन सेंटर पे हुआ था, तो आए हुए थे अलीगढ़। तो इनका मैं जानने की कोशिश करूंगी, कुछ सवाल है ना। और आप लोगों का भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो हम नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट होंगे तो उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जिशान के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनका पूरा नाम मोहम्मद जिशान है। रोल नंबर 214534 था, सब्जेक्ट कॉमर्स। और बीएड कर रहे हैं, इसी बार इनका सिलेक्शन हुआ है। तो जिशान बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हुआ है। एमयू मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर चाहे तो मैं बोलूँ सेंटर है या फिर मैन कैंपस है, फर्क नहीं पड़ता। सेंटर में कितना डिफरेंस है, मैन कैंपस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जिशान ने मैन कैंपस भी देखा है और सेंटर भी देखा है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से जिशान के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लगा जिशान गिफ्ट? बहुत ही अच्छा। यूज कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह जरूर करूंगा मैं। ठीक, रखें। याद रखना। हाँ। तो जिशान, आपका सब्जेक्ट रहा है कॉमर्स, जी तो आपने बीकॉम किया होगा। जी तो बीकॉम आपने कहाँ से किया है? मैंने जैसा कि आपने बताया, मैं मोहम्मद जीशान अहमद। मैंने 10-12 बिहार से ही किया था। उसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, मिल्लत कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। और बीकॉम करने के बाद अलीगढ़ से मेरा बहुत पहले से ताल्लुक़ था। मैं एएमयू को पहले से जानता था। अलीगढ़ शहर में मैं कई साल रह भी चुका हूँ। इसलिए मैंने फिर बीएड के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए किसी के जरिए आपके बारे में पता हुआ। मेरे सीनियर भी कुछ भाई जो पीएचडी एएमयू से कर रहे हैं, उन्हीं के जरिए से आपके बारे में मालूम हुआ। उसके बाद मैंने बीएड में एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया बीकॉम के बाद, और उसके बाद इस तरह से आपसे जुड़ा। अच्छा, तो जिशान, आपने बताया, मुझे पता था कि आप अलीगढ़ में रहते हैं। तो आपने जैसे कई बार कॉल भी किया था, तो मुझे लगा शायद आप अलीगढ़ में रहते हैं, लेकिन आप बिहार से हैं। जी बिहार से। ठीक है। तो जिशान, आप मतलब इसमें जानना चाहूंगी कि कॉमर्स जो है, जी तो कॉमर्स में इसमें सीट कितनी है? मैन कैंपस से हो या फिर मतलब कोई बच्चा अगर बीकॉम किया हुआ है वो अप्लाई करना चाहता है बीएड में, तो उसके लिए कितनी सीट का रहेगा? 2 सीट यहाँ मेन सेंटर में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कॉमर्स के लिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 सीट है बीएड के अंदर। 3 सीट मुर्शिदाबाद सेंटर बंगाल में है, और 3 सीट मल्लापुरम सेंटर केरला में है। अच्छा, तो आपने ठीक है, सीट का आप लोगों को पता चल गया कॉमर्स में, है ना? क्योंकि जिशान का सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो इसलिए मैं कॉमर्स की सीट आपको बता रही हूँ। तो जिशान, आपने एग्जाम तो मैन सेंटर में ही दिया होगा। जी मैंने यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एग्जाम दिया था। डिपार्टमेंट। तो कितना स्कोर आपका हुआ था एग्जाम में कि आपको मैन कैंप मतलब मैन कैंपस नहीं मिल पाया, सेंटर मिला? जी मैंने 70 स्कोर टोटल किया था। जैसा कि आप जानती हैं इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो इस वजह से मेरा कट करके 65 के अप्रोक्स मेरा नंबर था। 65। इससे पहले 2 वीडियो आपके पास आई थी, जिसमें हमने एक हिस्ट्री का था और शायद एक मैथमेटिक्स, है ना? उसमें उन्होंने भी ये बताया था 60 to 65 स्कोर, और उनको मैन कैंपस मिल गया। तो उनमें एक बच्ची इंटरनल भी थी और एक बच्ची जो थी एक्सटर्नल थी, साइमन, है ना? तो उसको मैन कैंपस मिल गया। उसकी वजह से उसमें सीट ज्यादा, है ना? सीट ज्यादा। तो यहाँ पर सिर्फ मैन कैंपस में 2 सीट है ना दिशा? जी 2 सीट। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है। तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, कॉमर्स से आप अगर फॉर्म फिल करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको 70 प्लस अपना स्कोर करना होगा मैन कैंपस अगर आपको चाहिए ना। जी अगर आप 70 से कम रह जाते हैं, 65 से भी कम रह जाते हैं, तो आपको सेंटर जाना पड़ सकता है। तो कोशिश करिएगा अगर आप कॉमर्स से हैं। बाकी तो जिशान बताएं, फिर आपने मतलब जैसे एग्जाम दिया, इससे पहले की जर्नी आपकी कैसी रही? जो आप एक्सटर्नल है ना? आप अलीगढ़ में हालांकि रहे, आपने एमयू कैंपस को देखा, एमयू को जाना, लेकिन आपने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई, किस किस सब्जेक्ट में? क्योंकि कॉमन पेपर होता है, जनरल पेपर होता है, उसमें सबके लिए इंग्लिश आएगा, सबके लिए जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट एजुकेशनल अफेयर्स। तो कहाँ से किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की? जी जैसे कि आपने बताया कि मैंने बिहार बोर्ड से ही 10-12 ये सब मैंने पढ़ा है, बिहार से ही पढ़ा है। बीकॉम भी मैं मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार से ही किया था। उसके बाद मैं टोटल एक्सटर्नल स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने बीएड के एंट्रेंस के लिए तैयारी किया। जानती जैसे कि सब आप जानते होंगे
ये जो कंपटीशन है ऑल इंडिया लेवल पे होती है, तो इसलिए एंट्रेंस तैयारी करनी कोई ये तो, और स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह इसे समझना भी वो बहुत बड़ा गलतफहमी है वो। तैयारी के लिए आपको कोई ना कोई एक सोर्स, कोई ना कोई एक जरिया हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑनलाइन का दौर है या ऑफलाइन, वो कंपलसरी है, आपको वो चाहिए ही। अच्छा, मतलब अगर बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, एक दो बार दे देते हैं तो आइडिया हो जाता है, अगर पहली बार एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस कंपलसरी है, वो चाहिए ही। जैसे कि मैं एक्सटर्नल था, उसके बाद मैं इंटरनल को भी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरा एक सेमेस्टर हो चुका है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ ना कुछ उसके सोर्स होते ही हैं, कोई उनके सीनियर हो या उनके कोई टीचर हो, चाहे ऑनलाइन हो, कोई भी जरिए हो। और मुझे आपके बारे में किसी के जरिए से मुझे पता चला, उसके बाद मैंने एंट्रेंस के दौरान आपसे कोचिंग लिया। जो मैंने ऑनलाइन क्लास की वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या टीचिंग सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो। ये जो आपने ऑनलाइन के जरिए जो भी पढ़ाया, जो भी नोट्स प्रोवाइड किए हैं, टाइम टू टाइम जो गाइडेंस आपने प्रोवाइड किया, वो मैं ही जानता हूँ, वो मैं उसे लफ्जों में बयान करना वो मेरे लिए है। सर जिशान, मुझे याद आ रहा है लाइव क्लास में आते थे जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही थी, ट्रिक्स एंड टिप्स, जी, है ना? क्या क्या हेल्प रही उन वीडियोस से आपके लिए? वो तो आज तक ही वो, क्योंकि वो अब बीएड करेंगे, आगे अगर एमएड करना हो, अगर एजुकेशन में पीएचडी करने का मौका, हाँ सीटेट मुझे, तो वो अल्फाज वो हमेशा जो कन्वर्जेंट थिंकिंग हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, आपने जो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो आपने बताया, तब से वो डे टू डे लाइफ में वो अल्फाज में यूज करता हूँ, और वो मेरे माइंड भी वो डाइवर्जन में ही सोचता हूँ। कितना स्कोर हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड में? मैक्सिमम स्कोर उसी सब्जेक्ट में थे जो आपने पढ़ाया था। और ट्रिक्स एंड टिप्स मतलब 300 वर्ड्स कराए थे, उसी में मैक्सिमम बच्चों का काम हो गया था। जी, जो और वो ऑन करंट अफेयर्स, करंट एजुकेशनल अफेयर्स के जो पेपर हैं, उसमें भी उससे भी, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया था वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड था, तो उससे बहुत हेल्पफुल मिल गया था करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाने में भी। अच्छा लगा जिशान ने बताया कि मतलब जिशान लाइव क्लास में भी रहते थे, मुझे याद आ रहा है। अब जिशान, मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो है, आपने एबीयू कैंपस भी देखा है और आप सेंटर में, मैं सेंटर पे कभी नहीं गई ना, मैंने देखा है, तो मुझे नहीं पता सेंटर पे फैसिलिटी क्या है। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि मेन कैंपस में और सेंटर पे क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस, मान लें कि बच्चे का सिलेक्शन मेन कैंपस में नहीं होता है और वो सेंटर पे चला जाता है, तो उसको किस प्रॉब्लम को जो है फेस करना पड़ सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम कुछ बस माइनर प्रॉब्लम है, वो कोई मेजर उसे नहीं कह सकते हैं। और डिफरेंसेस तो अलीगढ़ है, एएमयू है, वो भी जी, इसमें कोई, इसे मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेन ब्रांच में भी अभी यही रह रहा हूँ, छुट्टी का दौर है तो, और वहाँ सेंटर से तो फिर अब 2-3 तारीख तक मुझे जाना भी है वहाँ। तो फ़र्क तो है, यकीनन सी बात फ़र्क है, लेकिन वहाँ भी वो जो कैंपस है उसे 2011-12 में उसे बनाया गया था, भारत सरकार ने ही बनाई थी, और वो कैंपस भी 300 एकड़ में फैला हुआ है। वो कोई छोटा कैंपस है नहीं, काफ़ी बड़ा है। उस बीच में एक फरक्का बैरेज है, कैंपस के बीच में एक बैरेज है, 2 हिस्सों में वो, मतलब वो सेंटर बटा हुआ है, उस पार और इस पार। अभी दो हॉस्टल बने हैं, 2 हॉस्टल, और बाकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, और उसके बाद बाकी फैसिलिटी भी जैसे और मेन कैंपस के बच्चों को फैसिलिटी मिलती है, उसी तरह की फैसिलिटी लगभग वहाँ भी मौजूद है। अच्छा, अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो उसमें खाना वगैरह कैसा रहता है मेन कैंपस में? क्योंकि अगर मैं अपने हॉस्टल की बात करूँ ठीक ही रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो वहाँ क्या चार्ज क्या है, हॉस्टल का खाना क्या है? 2500 रुपीज पर मंथ, 500 पर मंथ चार्ज है। 3 टाइम्स खाने की फैसिलिटी है। अच्छा। बाकी वो वहाँ पर खाने का जो मेस है वो प्राइवेट है। जी, मेस प्राइवेट है, और बाकी जो फैसिलिटी जिस तरह से मेन कैंपस में है, वो फैसिलिटी सेंटर पे भी अवेलेबल है। मतलब जिशान, मैं समझी नहीं, जैसे 2500 किसका देते हैं फिर अगर मैं प्राइवेट? मेस चार्ज मतलब मेस वाले को ही देते हैं, वो बाहर से आकर मेस के अंदर खाना बनाते हैं। अच्छा। और वो अंदर हम लोग को 3 टाइम्स विद इन हॉस्टल खाना वो 3 टाइम मुझे मिल जाता है हम लोगों को। अच्छा, मतलब जो फिर ये 2500 किसका देते हैं आप? वही पर मंथ मेस ही इंक्लूड है इसमें? मेस का ही चार्ज है, वो 3 टाइम्स जो खाने मिलते हैं। रूम का कोई चार्ज नहीं? रूम का 2500 पर ईयर, यानी बीएड 2 साल का है तो 5000 रुपये 2 साल का। अच्छा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
अगर मैन कैंपस की बात करूँ तो 1500 तो यहाँ भी हॉस्टल में लड़कों का है ना, जी यहाँ भी जाता है यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो चलिए, खाने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्वालिटी कैसी है वहाँ? क्वालिटी ठीक बंगाल की है। मतलब जैसे बंगाल जैसा ही तो नहीं मिलता है? बंगाल की बहुत ही रिच कल्चर है वहाँ की। अच्छा। हाँ, वो जब वहाँ रहेंगे, जब लोगों को देखेंगे समझेंगे, वहाँ की स्वीट्स कल्चर हो, टी कल्चर हो, अच्छा, वो अलीगढ़ जैसी ही है। अलीगढ़ जैसी है। अगर यहाँ आपने अलीगढ़ का भी खाना खाया है जी और बंगाल का भी, तो क्या आप जैसा कहते हैं ना, बंगाली फिश बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसा जी कुछ है क्या? जी, बिल्कुल ये रियलिटी है, वो उसकी कल्चर, वो उसके कल्चर का पार्ट है। मैस में मिला है कभी फिश? नहीं, मेस में तो नहीं है। इसमें हमें भी नहीं मिलता कभी फिर, तो हमने जाना कि बंगाल में तो ऐसा नहीं कि हर उसमें हर दूसरे तीसरे दिन फिश मिलता हो, क्योंकि बंगाली बहुत फिश खाते हैं। सुना है ऐसा खाते हैं या नहीं खाते हैं अलग बात है। तो हमने इसकी बात कर ली, खाने की भी बात कर ली। बाकी और डिफरेंसेस एजुकेशन में यहाँ पर क्या रहता है कि आपकी क्लास लगनी है और 70+ आपकी अटेंडेंस होना ही होना चाहिए हाँ, मैन कैंपस में। ऐसा सेंटर पे भी है क्या? ऐसा तो नहीं कि चलिए ग्रुप में बात कर रहे हैं, बंक कर रहे हैं, क्लास नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, डिस्ट्रैक्शन का अगर कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं तो यहाँ मेन कैंपस को जानता हूँ, इसे कंपेयर करूँ, वो रूरल एरिया, थोड़ा रूरल एरिया में वो सेंटर है, अच्छा। तो इसलिए वहाँ नो डिस्ट्रैक्शन मैं इसलिए कहूँगा, क्योंकि वहाँ आपको क्लास करनी है, एक ही काम है, उस एरिया में आप ज़्यादा इधर उधर कहीं जा नहीं सकते हैं। अच्छा। जाने के लिए आपको वहाँ सोचना होगा कहाँ मार्केट जाकर। वगैरह नहीं? जी, थोड़ा सा दूर है, जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो मिल जाते हैं, अच्छा। लेकिन जैसे यहाँ जोधपुर हो, जमालपुर हो, इस तरह का वहाँ वहाँ की चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ लाइब्रेरी है, बाकी जो फैसिलिटी हॉस्टल के हो, 2 पुराने हॉस्टल हैं, 2 अभी न्यू बहुत ही अच्छे से 2 हॉस्टल को बनाया जा रहा है। वो मेन कैंपस से भी वो अगर मुकाबला करूँ तो उससे अच्छा ही बन रहा है, वो लगभग तैयार है, वो स्टार्ट कुछ दिन में ही स्टार्ट हो जाएंगे वो। अच्छा। तो अगर मैन कैंपस चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको घूमना भी है, एंजॉय भी करना है, तो मैन कैंपस है। और सिर्फ स्टडी करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, तो कैंप सेंटर भी कोई बुरा नहीं, सेंटर भी बहुत अच्छा है निशान, यही बोलना हाँ, चाहिए। यहाँ तक कि आप वहाँ रह के बीएड के साथ नेट की तैयारी करना हो, यूपीएससी की तैयारी करनी हो, वो भी वहाँ इस तरह का माहौल इतना अच्छा पढ़ने लिखने का है। मैं खुद कर रहा हूँ तैयारी, वो अपने वो जो कह रहा हूँ वो उससे आप समझ सकते हैं। एक बच्ची थी अभी इसी बार मुर्शिदाबाद में ही है, नाम तो मैं नहीं लूंगी, तो उनका सिलेक्शन हालांकि उन्होंने कोशिश किया था मैन कैंपस में, लेकिन नहीं हुआ था। वेटिंग आ गई, उसके बाद उनका क्लियर हो गया और उनको सेंटर मिल गया था। उनके पापा एग्री नहीं थे भेजने के लिए कि वो जाए वहां पर। तो फिर मैंने उनके पापा से बात की और फिर वो गई सेंटर पे, और अब वो स्टडी कर रही है वहां पर। तो अभी मेरी उनसे बात होती है तो कहती है बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अगर मैन कैंपस मिल जाता तो बेहतर था, और नहीं मिला तो भी अच्छा है। तो ऐसा कुछ है ना, कोई अगर बच्चे का आता है सेंटर मिलता है, मैन कैंपस नहीं मिलता, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एडमिशन लेने से पहले मैं भी इसी तरह से सोच रहा था, मुर्शिदाबाद के बारे में कुछ जानता नहीं था। रूरल एरिया है और पता नहीं बच्चे की सेफ्टी होगी नहीं, सेफ्टी का मसला, ये सब था उनके जहन में। ऐसा कुछ है सेफ्टी को लेकर? जी, वो मलाल वो स्टार्टिंग में मुझे भी था कि क्या होगा नहीं होगा, कोई भी बच्चे आते हैं तो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाने के बाद, अब मैं तो वहाँ रह रहा हूँ, और उसके बाद 1-2 महीने के बाद अपग्रेड यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों का अपग्रेड किया गया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे एक लड़के भी थे उसमें, एक लड़की भी थी, और भी 1-2 का केरला में अपग्रेड हुआ था। वो अब सोच लीजिए वहाँ एडमिशन लेने से पहले जेहन में क्या क्या होता है, लेकिन जाने के टाइम वो फिर आँख से आंसू आ जाती है। तो शुरू में दिक्कत रहती है। मैन कैंपस में भी अगर कोई बच्चा बाहर से आता है, एक बच्चा था अभी बिहार से आया था, उसका सिलेक्शन मैन कैंपस में, तो 1 महीने तक रोता रहा। क्यों? क्योंकि उसको मन नहीं लग रहा था। तो शुरू में तो ये जिशान सबको फेस करना होता जी, है। तो ऐसे ही मैन कैंपस का भी हिसाब है और सेंटर का भी हिसाब है। बहरहाल अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर सेंटर भी मिलता है तो छोड़िएगा नहीं, है ना? तो जिशान, बाकी आपकी सब्जेक्ट की जर्नी कैसी रही? किसमें आपका स्कोर मैक्सिमम रहा, किसमें मिनिमम रहा? उसके बाद इन बच्चों को टिप्स दीजिएगा कि जो बीकॉम से हैं, कॉमर्स में 2 ही सीट है मैन कैंपस में, बाकी 3 की है, तो वो कैसे पढ़ाई करें, सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें? आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था? हालांकि मैंने इसी लाइन में 3-4 क्वेश्चन कर दिए तो आप बताइए इन बच्चों को जर्नी क्या रही आपकी, कैसे पढ़ाई? जैसा कि मैंने बताया आपको, इंट्रेंस के दौरान मैंने आपसे क्लास ली, और टाइम टू टाइम आपने जो गाइडेंस दिया, जो टीचिंग सब्जेक्ट उनसे टोटल 25 मार्क्स करके 100 मार्क्स का वो इंट्रेंस का पेपर होता है। टीचिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ाया था, सबसे अच्छा स्कोर मैंने उसमें ही हासिल किया था। और उसके बाद करंट एजुकेशनल पेपर्स हैं, तो उसमें भी जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट में जो पढ़ाए थे वहाँ से कुछ हेल्प मिल गए थे,
और एजुकेशनल पेपर और करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसे बहुत टफ होता है उसे उस क्वेश्चन, क्योंकि उसके कंटेंट जल्दी मिलते नहीं हैं। आप ऑनलाइन, मैंने बहुत ऑनलाइन सोर्स ट्राई किया पाने के लिए, लेकिन बड़ी बहुत कठिन मुश्किल होती है। जी, नोट्स, वरना फिर वो 2-4 नंबर की वजह से मैं इस सेंटर पे हूँ, वरना यही जो डिफरेंसेस ये सब होते हैं, इन सब चीज़ का ख्याल रखा जाए तो इंशाल्लाह मतलब मेन सेंटर पे आसानी से पढ़ सकते हैं। और बाकी रीजनिंग ये सब के पेपर हैं जो कई सारे बुक ये सब हैं, उस बुक को या मैम से सबसे बेहतर होगी, मैम से मतलब ऑनलाइन रेगुलर क्लास करके ही एंट्रेंस को क्वालिफाई करना वो बेहतर होगा, क्योंकि ये कंपटीशन का लेवल दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और एएमयू हो या जामिया हो, किसी का भी एंट्रेंस पेपर ऑल इंडिया लेवल पे होती है। अच्छा, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में क्या स्कोर था? उसमें अप्रोक्स 15 मार्क्स थे मेरे। 15 मार्क्स। जी, मैं आपको क्लियरली बताऊं, उसमें कोई छूट नहीं है कि जिशान ने हमारे नोट्स नहीं पढ़े थे, राइट? जी नहीं पढ़े थे, तो 15 इनका स्कोर रहा। अगर नोट्स ले लिए होते तो मैं मानती हूँ कि 20 हो जाता। जी, तो शायद फिर मेन कैंपस में तो होता है। ये थोड़ी गलतियां रही हैं जिशान की, लेकिन कोई इसमें गलत नहीं है, सेंटर भी अच्छा है। तो मैं वही बोलूंगी कि नोट्स अगर ले लें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप नोट्स सही पढ़े। जिशान ने फेस किया कि ऑनलाइन सोर्स है ना, ऑनलाइन सोर्स में मतलब आपने एक एक करके सर्च किया, टाइम बहुत ज्यादा चला गया। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि जैसे अब मतलब एंट्रेंस का पेपर का टाइम आने वाला है, और हर पेपर का मतलब वो जो इक्विवेलेंट है, क्योंकि नंबर के ओवरऑल आपकी काउंटिंग होगी, न कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट से, करंट अफेयर से, क्योंकि नंबर आपके ओवरऑल देखे जाएंगे। मैंने मल्टीपल वेबसाइट हो, चाहे वो आईएएस लेवल के दृष्टि हो, बाजीराम हो, मैंने बहुत सारे टाइम फिक्स इसका क्राइटेरिया है कि एजुकेशनल एजेंसी से क्वेश्चन उठाएगा, बॉडी से क्वेश्चन उठाएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन उठाएगा, कमीशन से क्वेश्चन उठाएगा। तो ये फिक्स, अगर ये थोड़ा सा पढ़ लें आप तो मुझे लगता है 20+ आप इसको कर जाएंगे करंट एजुकेशनल अफेयर्स में भी। जी, इसमें मैंने टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम मेरा हुआ था। बाकी जो आपने जो टाइम टू टाइम जो गाइडेंस हमें प्रोवाइड किया, उसी की बदौलत में एएमयू के अंदर जो सेंटर हो या जो भी हो, वहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो आगे से हम दुआ करेंगे जिशान, क्या जो भी आपका मास्टर करना हो, मतलब बीएड वगैरह करना हो, एमएड करना हो, तो आप मेन कैंपस में आए, क्योंकि एमएड तो मेन कैंपस में ही है। जी, ये तो है ना, सेंटर पर नहीं है, सीट सेंटर पर नहीं है। ठीक है, तो और बाकी क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिशान इनको कि ऐसे पढ़ना चाहिए? जी, पढ़ने का क्या, वो वीडियो से मतलब क्या हेल्प रही? जी, आपकी वीडियो, वो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो आपकी वीडियोस, आपका जो टाइम टू टाइम जो गाइडेंस है, उसी की बदौलत मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रहा हूँ। और जो आपकी मेहनत मुशक्कत, और मैंने जो टिप्स और ट्रिक्स, कुछ मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि क्या टिप, बस कंसिस्टेंसी हो, कंसंट्रेशन पढ़ाई पे हो, वो उसी की बदौलत आप मतलब आगे कहीं भी पहुंच सकते हैं। कितना टाइम देते थे जिशान पढ़ाई को? मेरे घर पे मुझे कुछ करना होता नहीं है, तो मैं मैक्सिमम टाइम, जैसे इन दिनों भी, जैसे अभी विंटर वैकेशन है, तो मैं ज़्यादातर मौलाना लाइब्रेरी में ही रहता हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी, पास्ट में मेरी हिस्ट्री भी इस तरह की थी, और इंशाल्लाह आगे भी वैसी बनी रहेगी। तो जिशान सीटेट वगैरह के भी एग्जाम दीजिएगा? जी, जुलाई में मैं, क्योंकि आप बिहार से हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, तो इसका फायदा उठाइएगा। और बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी जिशान, अगर और भी कोई टिप्स हो जो बोलना चाहें सेंटर को लेके या फिर कैंपस को लेके, तो कुछ बताना चाहें, हेल्थ से, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या प्रॉब्लम बच्चों को, मतलब अभी तक जितना मैंने जाना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सेंटर पे जाते हैं, फिर भी जिशान बताएं कुछ। इन द इनिशियल फेज, शुरुआत का जो दौर है, एडमिशन लेने से पहले ही बच्चे, जो उनके दिमाग जहन में कुछ सवाल होते हैं, वो होते हैं कि किस तरह का होगा, नहीं होगा, किस तरह की फैकल्टी होगी, कैसी पढ़ाई होगी, ये सब सवाल यकीनन सी बात मेरे भी जहन में थी। लेकिन जब मैं वहाँ गया रहा, उसके बाद जब उस कल्चर को जाना, जब वो सेंटर, वहाँ भी जो टीचर हैं, टोटल बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर हैं, एक से एक वहाँ भी अच्छे प्रोफेसर हैं, चाहे बेहतरीन है वो, जी, एकदम अपने गार्जियन की तरह, एक पेरेंट्स जैसे रिलेशन वहाँ प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच है। क्योंकि वो मेरी एक टीचर वो कहती हैं कि आप मतलब ये मेन कैंपस या और मतलब कुछ मत समझो, यहाँ पे आप क्या करते हो, मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, पीती हूँ,
या आप क्या करते हैं वो मैं भी जानती हूँ। तो वहाँ इस तरह के टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन हैं अच्छा। जो मेरे हिसाब से और जगह बहुत कम ही मिलते होंगे। हाँ। और जगह मतलब आपके उसमें, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन है सेंटर को लेके, जी तो जैसे जिशान कितने बच्चे हैं उसमें, मतलब 50 के अराउंड, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया है? 50 है ना सीट वहाँ पर जी overall टोटल BEd की? जी। हाँ। तो कुछ बच्चों का अपग्रेड हो गया था। अपग्रेड होने के बाद मेरे भी क्लास में 30 से 35 स्टूडेंट हैं 30 से और 35। जी 42 या 45 के करीब बच्चे मतलब एडमिशन लिए थे। कुछ सीट खाली रह गई थी। कुछ सीट खाली जी रह गई। 42 तो 40 ऐसा नहीं होता जो बच्चे एडमिशन लिए तो जो जिनका वो था, क्या बोलते हैं उसको, चांस मेमो था, उनको दे दिया जाता है? जी सीट क्यों खाली रखी? सीट ये मतलब ये बहुत ही, ये तो पूरे इंडियन अभी जो कोरोना के बाद का जो इंडिया है वो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद और जो हमारे सीनियर हायर सेकेंडरी एजुकेशन में कितने बच्चे जा पाते हैं, वो तो फैमिली सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो इंडिया की है उस हिसाब से आप मतलब गेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों सीट खाली। एएमयू जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर सीट अगर खाली रह जा रही है तो आप समझ सकते हैं फिर यहाँ की हालत कैसी होगी। तो बच्चों अगर आपका हो जाता तो छोड़िएगा नहीं, आप कंटिन्यू करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर पे भी। जी किसी तरह का अभी 2 हॉस्टल वहाँ बन रहे हैं, वो मैं यहाँ एएमयू के हॉस्टल को भी यहाँ का अलीगढ़ का भी जानता हूँ और वहाँ जो बन रहे हैं बस वो स्टार्ट होने ही वाला है। तो वह जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है वो भी फैसिलिटी सारी जी हेल्थ को लेके, जैसे यहाँ पर जेएनएमसी है तो वहाँ से कुछ जी वहाँ पे एक मेडिकल बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ही सेंटर के पास से एक मेडिकल हॉस्पिटल है। तो कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ तक कि टीचर अपने बाइक दे देते हैं मतलब, या वहाँ तक पहुँचा देते हैं, या एम्बुलेंस सेंटर के अंदर है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो। अच्छा, सारे प्रोफेसर भी वहीं रहते हैं? जी प्रोफेसर बस ये बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि वो अलीगढ़ की तरह बहुत बड़ा 1000 एकड़ में वो फैलती हैं, वो बहुत बड़ा भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि वो 300 एकड़ में ही है, डिपार्टमेंट सब आसपास में है, हॉस्टल भी आसपास में है और प्रोफेसर के वो जो उनका रेजिडेंशियल एरिया है वो भी पास में ही है। अभी जो न्यू हॉस्टल बन रहा है, मैं जितना मेरे समझ में आ रहा, मैं ये बोलूंगी कि टीचर्स और स्टूडेंट ना होके वो एक फैमिली की तरह, फैमिली जेएनयू की तरह है वो। जेएनयू की तरह जी क्योंकि वहाँ भी डिपार्टमेंट और जो हॉस्टल हैं वो इसी तरह से आसपास में हैं जो मैंने देखा है। अगर बच्चे की अगर मतलब तबीयत खराब हो रही है तो टीचर्स को लग रहा है कि जैसे हमारे फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो गई है। बाइक देने का तो मतलब यही हुआ, जी मेरे गाड़ी देने का, बाइक देने का, जो भी है, तो बहुत अच्छा है फिर तो। जी एक दिन जैसे मुझे फिंगर बाई मिस्टेक मुझसे थोड़ा सा ब्लेड लग गया था, कट गया था। अच्छा। टीचर वो आए हॉस्टल देखने के लिए, उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसे किस तरह से हुआ, बैग में ब्लेड रखा हुआ था, गलती से मैंने टच किया, लग गया वो। तो फिर उसी वक्त टीचर आ गए वो देखने के लिए। उसके बाद पूछा ऐसे कैसे किए, क्या हुआ, तो फिर फौरन उन्होंने किसी सीनियर को कहा कि जो बीएड के सेकेंड ईयर के थे, फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा जिशन, हमारा तो फ्रैक्चर हो गया था, कोई देखने नहीं आया। हमारी तो जो सुपरवाइजर थी वो भी नहीं देखना आई फ्रैक्चर होने के बाद भी, और डिसलोकेट था पूरा, एल्बो डिसलोकेट था, एक फ्रैक्चर भी था और एल्बो डिसलोकेट था पूरा। 40 डेज के अराउंड इस पर प्लास्टर लगा रहा था। जी मैं कोई बात नहीं, जेएनएमसी में भी उन्होंने प्लास्टर कर दिया, बात खत्म हो गई। तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर पे। तो जिशान बहुत अच्छा लगा। बाकी जो है आपके जिशान के मतलब फिर भी आपको कोई टाइम टेबल तो होगा, मैनेजमेंट कैसे किया बाकी सब्जेक्ट को? एग्जाम देने गए हॉल में तो आपने वहाँ कैसे पेपर का सबसे पहले यूनिट कौन सी की, बाद में कौन सी की? जो मेरा पढ़ा हुआ था, जिस पे मेरी ग्रिप थी, जैसे टीचिंग सब्जेक्ट है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स हैं, इंग्लिश ग्रामर का पेपर था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था। अच्छा। तो इंग्लिश में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट पे मैंने मेहनत की है तो इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब के पेपर थे, टीचिंग सब्जेक्ट के थे वो, आपने जो पढ़ाया था तो उस पर ग्रिप थी। तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को मैंने टच किया था। अच्छा। और उसके बाद जैसे मैंने बताया इंग्लिश ग्रामर ये सब मैं आपसे भी पढ़ा था, और मेरा पहले से मैं हिंदी मीडियम से था तो मुझे बहुत डर भी था, लेकिन वैसा मेरे साथ हकीकत में कुछ है नहीं। आपके टीचिंग सब्जेक्ट और इंग्लिश ग्रामर ये सब के जो क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे और वो क्वेश्चन टकरा मिल भी गए, तो सबसे पहले मैंने उस क्वेश्चन को ही टच किया। और वहाँ पे डर तो थोड़ा होता ही है, लेकिन घबराने की जरूरत ऐसे कुछ होते नहीं है। टीचर बहुत सपोर्टिव होते हैं, जितना हम लोग डर और खौफ के साथ जाते हैं वैसा कुछ अंदर उस तरह का ना टीचर के बिहेवियर होते हैं। बस अगर आप तैयारी करके गए तो डरने की फिर क्या जरूरत है। सही बात है। तो मतलब यह है कि जो आ रहा हो उसको सबसे अच्छी आपकी पकड़ हो, आपको सबसे पहले वाला ही रीड करना है। जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहा हूँ मैं।
OMR इनको पहले फिल करना चाहिए, जैसा 25 क्वेश्चन कर लिए फिर उसके बाद OMR फिल कर दें, 25 क्वेश्चन का आंसर फिल कर दें, या फिर सब एक बार पेपर सॉल्व करना उसके बाद OMR फिल करें? नहीं, सबसे पहले वो तो OMR सीट ही देते हैं, उसके बाद किसी भी एग्जाम में फिर क्वेश्चन पेपर देते हैं। इन दिनों तो यही ट्रेंड यही देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो आपको OMR सीट दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो आपका वैकेंट टाइम है, सबसे पहले उस खाली वक्त में OMR सीट भर के, और वो जो गोला भरना होता है उसे भर के, और उसके नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था किशन, जैसे मान लें कि पेपर हाथ में आया और उन्होंने पहले रीजनिंग ही सॉल्व कर दी, मान लें टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व कर दिया, 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद OMR फिल कर देना चाहिए उनका आंसर, या फिर एक बार सारा पेपर सॉल्व करें फिर OMR नहीं, से फिल करें? मैंने तो पहले जो जिस सब्जेक्ट पे मेरा ग्रिप था, जैसे मैंने पहले बताया, तो पहले मैंने उस क्वेश्चन पे टिक लगा लिया और उसके बाद OMR सीट में भर दिया। क्या जितने पे मुझे पता, क्योंकि पता है कि 60 से 70 के करीब कम से कम स्कोर चाहिए MU में सिलेक्शन के लिए। जितने अच्छे नंबर होंगे फिर आपको मेन ब्रांच मिल जाएगा वो। तो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझे जहाँ ग्रिप था, मैंने उसे टिक लगाने के बाद आधा घंटा उस पर पहले मैंने टाइम दिया, 60 से 70 पहले मैंने टिक लगा दिया था, उसके बाद मैंने OMR सीट पे भर दिया। जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैं पास हो जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं चुन चुन के जहाँ से, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, अगर 4 गलत कर बनाएंगे तो 1 नंबर कट जाएंगे, तो उसके बाद इसी तरह से आगे सोच समझ के फिर आगे पूरा काम किया। और यही मैं करती हूँ, आप जैसे बोल रहे हो ना किशान की, आपने पहले पेपर देखा जो आ रहा था उस पर टिक किया, OMR में फिल किया, फिर देखा कि कितने क्वेश्चन हो गए और मुझे सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन और चाहिए, तो उसी को हम देख रहे हैं पेपर में और आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन इसके लिए पता है क्या होता है, इसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो जबरदस्त होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। अब पहले ही आपको एक तो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है वो आप छोड़ के जा रहे हैं कि इसको बाद में देखेंगे, या फिर मतलब मान लें कि दिशा जैसे 4 सब्जेक्ट में से कोई एक भी सब्जेक्ट अगर पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लूज होगा। जी बिल्कुल है ना, अगर 4 ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आप ऐसा तब कर पाएंगे, और प्रैक्टिस भी नहीं किया है, पढ़ा ऐसे ही है, तो आप ये तो बिल्कुल तब नहीं, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, जब तक तैयारी प्रिपरेशन ठीक नहीं हो, तो फिर ये कॉन्फिडेंस आना कठिन होगा वो। और इतना क्या आपको लगता है निशान बहुत टफ है एमयू में सिलेक्शन? नहीं, बिल्कुल टफ तो नहीं कहेंगे, नहीं, अगर अच्छे से कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जिशान टाइम देने के लिए, और बाकी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, और इसमें हम इससे पहले क्योंकि प्रॉपर बैच नहीं था, है ना, ये मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड करा दिया, मैथमेटिक्स करवा दिया और इंग्लिश करवा दिया, बहुत कम वीडियो, लेकिन अब हमारी प्रॉपर बैच चल रहा है और इसमें सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं। अभी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश सबसे पहले, क्योंकि ना जिशान अभी फ्रेश माइंड है, अभी एक फॉर्म नहीं आया है, हमने सोचा है कि जो टफ सब्जेक्ट है वो पहले करा दिया जाए। जी बहुत बेहतर, ताकि बाद में जो है ना बच्चा एकदम सोचे कि अब तो मैं टेंशन फ्री हूँ और टीचिंग एप्टीट्यूड बचा है, करंट एजुकेशन में फिर से नोट्स पहुंचे। तो इस तरह से हमने प्लान किया है ये कोर्स, तो नोट्स दिया, गाइडेंस दिया, तब इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो उम्मीद करूंगी इस बार तो बहुत अच्छा सिलेक्शन हमारा, मतलब रिजल्ट आने वाला। हम लोग के टाइम तो ये स्मार्ट बोर्ड भी नहीं था, जो बस स्मार्टफोन था उसी से हम लोगों ने पढ़ा था। तो लैपटॉप पे ही भी क्लास लेती थी, जिशान को याद है सब। तो ये हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो लिख लीजिए 6395340524, इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। ये हमारी पूरी टीम है, मतलब इतने सारे टीचर्स आपको बीएड में पढ़ाएंगे, जामिया में अगर जीके आ रहा है तो भी ये सर पढ़ाएंगे, और बीए बीएड बीएससी बीएड 4 इयर्स का जो है तो उसमें जीके में जैसे पॉलिटी हिस्ट्री आएगी तो ये सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश गार्जन सर पढ़ा रहे हैं, बायो आता है नेचुरल साइंस जामिया में उनको ये सर पढ़ाएंगे, बाकी पूरी टीम है, ये मुझे आप जानते ही हैं, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जिशान बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे के लिए आप सीटेट क्वालिफाई करें, जॉब में जाएं, अगर एमएड भी करना चाहें एमएड करें, नेट करें क्वालिफाई, और जेआरएफ करें, नेट भी ना जेआरएफ को सीधा, और हायर एजुकेशन में जाएं। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, अगर हिंदी में बोलूँ तो, और बाकी दुआएं भी मेरी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम।